Hello students, welcome to Step by Step Study. So let's discuss the chapter 3 of your class 8 NCERT, that is coal and petroleum. सो कोल एंड पेट्रोलियम में सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर के थ्रू ऑब्टेन होते हैं या मिलते हैं उन्हीं को हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। अब बेसिस ऑन दे ऑफ देयर अवेलेबिलिटी, इनके अवेलेबिलिटी के बेसिस पे हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कि वो जो है आपके नेचर में कैसे प्रेजेंट है, क्या वो बहुत अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है या फिर वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। सो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि नेचर में लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और ज़्यादा अगर इनको ह्यूमन एक्टिविटीज़ या फिर ह्यूमन बींग्स इसको अपनी एक्टिविटीज़ से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म होने की कगार पे आ सकते हैं या ख़त्म भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे आपके एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो अगर आप इनको कॉन्टिन्यूसली और इनएफिशिएंटली यूज़ करोगे तो क्या होगा, एक ना एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे या ख़त्म हो सकते हैं। देन वी कम टू इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी नेचर में जो मिलते हैं और इनको आप चाहे कितना भी यूज़ करो, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से कितना भी आप इनको एग्जॉस्ट करो, एग्जॉस्ट नहीं होंगे। कितना भी यूज़ करो दे विल नॉट बी एग्जॉस्टेड, कभी ख़त्म नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सनलाइट और एयर। अब आप सनलाइट को कितना भी यूज़ करो, ऐसा तो है नहीं कि सनलाइट कभी ख़त्म हो जाएगी या सन एक दिन अपना शाइन देना बंद कर देगा या लाइट देनी बंद कर देगा। ऐसे ही आपकी एयर है, आप उसको कितना भी ब्रीथ करो एयर कभी ख़त्म नहीं होने वाली। हाँ, पॉल्यूटेड ज़रूर हो सकती है बट वो ख़त्म नहीं होगी। सिमिलरली अगर आप ये देखो कि अगर पेट्रोलियम है, आप उसको अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो एक ना एक दिन आपका पेट्रोलियम रिजर्व्स खाली हो जाएंगे, पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस ये सारी एग्जॉस्ट हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जिसका एग्जाम्पल पहला है कोल। कोल क्या है आपका, तो यहाँ से आपको याद रखना है कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। यहाँ के अलावा आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी जो इन टॉपिक्स में से मतलब इन स्लाइड से बाहर से आ जाए, तो स्क्रीनशॉट ले लेना और पूरी वीडियो को सुनना है आपको, ठीक है। तो कोल एक ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक है जो कि कंबस्टेबल है। कंबस्टेबल का मतलब ये होता है कि जब आप उसको बर्न करते हो तो एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी, ठीक है, कैसी भी एनर्जी रिलीज हो सकती है एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। सो बेसिकली कंबस्टेबल का मतलब होता है कि जब भी वो बर्न होता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। अब कोल आपका बनता कैसे है, देखो जो आपके बहुत पुराने जो आपके मार्शी एरियाज़ में पेड़ पौधे होते थे ना, स्वैम्पी फॉरेस्ट में, तो मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, तो वो जब जब वो थे और उसके बाद में वो डीके हुए, वो मरे, तो उसके बाद में वो जो है आपकी सॉइल में, आपके लैंड में वो दबते चले गए। तो अंडर प्रेशर हुआ क्या कि बहुत सालों तक उन पे प्रेशर लगता रहा और आपका कोल जो है अंदर वो बन गया, ठीक है। ओवर द टाइम हीट, प्रेशर और केमिकल चेंजेस की वजह से ये जो प्लांट मटेरियल है ना आपका, ये कोल में चेंज हो गया। अब मान लो ये कोई पेड़ हैं आपके खूब सारे स्वैम्पी फॉरेस्ट में, ये डेड हो गए हैं और ये आपकी सॉइल में आ गए, मिट्टी आ गई, उसके ऊपर सॉइल की फिर लेयर चढ़ी, ठीक है, इरोजन हो गई, फिर लेयर चढ़ी, फिर मिट्टी आ गई, तो ऐसे करते करते ये दब जाते हैं बहुत ज़्यादा नीचे प्लांट्स। इनके ऊपर क्या पड़ता है, ऊपर से एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर मिट्टी की आई, ठीक है, और चीज़ें आ गई, उस इनके ऊपर पड़ता है प्रेशर। जब कोई भी चीज़ के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और जो सनलाइट आ रही है उस हीट की वजह से अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये जो प्लांट मटेरियल है
वो कोल में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको याद रखना है कि कोल कौन से प्रोसेस से बनता है। तो कोल आपका कार्बनाइजेशन के प्रोसेस से बनता है, जो कि आपके मिलियन ऑफ ईयर्स से, ठीक है, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसको बनने में। और बेसिकली ये 4 स्टेजेस होती हैं इसकी। कौन कौन सी? पीट, जो पहली स्टेज पे जो आपका कोल बनता है दैट इज़ नोन एज पीट, जो कि बहुत ही बेकार तरीके का कोल होता है जिसमें कार्बन कंटेंट बहुत ही कम होता है, ठीक है। पीट होता क्या है? ये पार्शली डीकेड प्लांट मटेरियल है। जो पार्शली डीके मतलब जो सड़ जाता है, पार्शली सड़ा हुआ जो प्लांट मटेरियल होता है वो होता है आपका पीट। फिर आता है आपका लिग्नाइट। लिग्नाइट आपका सॉफ्ट ब्राउन कोल होता है जिसमें कार्बन कंटेंट थोड़ा सा कम होता है। देन उससे अच्छा होता है बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल आपका ब्लैक होता है, हार्ड होता है और आपकी पावर जनरेशन में यूज़ होता है। तो आपको याद रखना है पावर जनरेशन में आपका बिटुमिनस कोल यूज़ होता है। देन सबसे अच्छा कोल जो है आपका वो है आपका एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट ये हार्डर है, देन इसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है और जब ये बर्न करता है तो ब्लैक एशेस इतना नहीं देता है, ये बहुत ही क्लीनलीनेस के साथ बर्न होता है, ठीक है। और अगर आप देखोगे पीट को बर्न करोगे तो बहुत धुआं निकलेगा और फिर एंथ्रासाइट को करोगे तो बहुत ही कम मात्रा में धुआं निकलता है, ठीक है। फिर आगे इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। अब जो पीट है आपका उसकी जो कार्बन कंटेंट है ये अप्रॉक्सीमेटली 55% है। ये ट्रू कोल नहीं कहलाता, एक फ्यूल की तरह ये यूज़ होता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इन चारों का एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि विच इज़ नॉट अ ट्रू कोल। तो पीट जो है आपका ये एक ट्रू कोल नहीं है। देन आपका आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट में आपका अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% कार्बन कंटेंट है और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कौन सा कोल यूज़ होता है तो इट इज़ लिग्नाइट। देन कम्स बिटुमिनस। बिटुमिनस जो होता है उसमें कार्बन कंटेंट 70 to 85% होता है और ये पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। देन कम्स एंथ्रासाइट। एंथ्रेसाइट में जो कार्बन कंटेंट है वो 85 to 98% होता है एंड इट इज़ यूज फॉर डोमेस्टिक हीटिंग एंड मेटलर्जी। ये होता है आपका एंथ्रेसाइट यूज़। सो यूजेस ऑफ कोल, कोल के क्या क्या यूजेस हैं? आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में ये काम आता है, बेसिकली थर्मल प्लांट, पावर प्लांट में। देन स्टील प्रोडक्शन में ये यूज़ होता है आपका कोल, कोकिंग कोल इसको बोलते हैं हम। देन सीमेंट इंडस्ट्री, डोमेस्टिक हीटिंग, जो एंथ्रेसाइट है ये आपका डोमेस्टिक हीटिंग में यूज़ होता है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कोल में से। देन स्टील प्रोडक्शन में कोकिंग कोल यूज़ होता है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। एंड केमिकल इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में आपका कोल किस तरीके से यूज़ होता है? कोल टार बनाने में, अमोनिया और वेरियस अदर चीज़ें बनाने में यूज़ होता है। तो अमोनिया भी है जो केमिकल इंडस्ट्री में, वो किससे बनती है? कोल से। अब आपको यहाँ से मेजर कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ देखनी है। तो सबसे पहली या फिर सबसे लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है कोल की वो कौन सी कंट्री है? वो है चाइना। और सेकंड नंबर पे जो मेजर कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो है आपकी इंडिया, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सी आती है कोल के मामले में? चाइना। सेकंड पे इंडिया और थर्ड पे आपकी आती है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। मतलब बाकी फिर जो है मेजर कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया हैं, ठीक है। देन इन्वायरमेंटल कंसर्न्स क्या क्या होते हैं? इन्वायरमेंट को क्या क्या नुकसान पहुंच सकता है कोल से? तो सबसे पहला जो आपका नुकसान है वो है आपकी एयर पॉल्यूशन। जब भी कोल बर्न होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर और SO2 रिलीज़ करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। क्यों? कार्बन एमिशन होंगे,
ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग कब होती है ये आपको पता ही है, तो बिकॉज ऑफ कार्बन एमिशन ग्लोबल वार्मिंग होगी। देन थर्ड इज लैंड डिग्रेडेशन एंड वाटर पॉल्यूशन। जब भी आपका कोल बर्न करेगा या फिर वो पानी में या फिर अपने लैंड में होगा तो वो डिग्रेड करेगा पानी की क्वालिटी को भी और लैंड की क्वालिटी को भी। अब जब कोल बर्न करता है तो SO2 रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो जिसकी वजह से आपकी एसिड रेन भी होती है। ठीक है, एसिड रेन किस लिए होती है? फ्रॉम सल्फर एमिशंस। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि इंडिया में कोल कौन कौन सी जगह पे होता है। तो मेजर कोल फील्ड इंडिया में है आपका झरिया, रानीगंज, बोकारो एंड धनबाद। और मैनेज कौन करता है इसे? कोल इंडिया लिमिटेड, CIL। देन इम्पॉर्टेंट किस लिए है? इलेक्ट्रिसिटी और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। ठीक है, कोल आपका ना अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है इंडिया में, डिस्पाइट द पुश फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब कि हम कितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी को ले आए फिर भी जो आपका कोल है वो 70% सेक्टर ले रखा है उसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। ठीक है, कोल फॉर्म कैसे होता है वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी सुनो। तो 300 मिलियन ईयर्स एगो जब अर्थ पे ना बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट थे लो लाइंग एरिया वेटलैंड्स में, तो जैसे जब नेचुरल प्रोसेसेस हुए जैसे कि फ्लडिंग हो गई, तो फ्लड की वजह से ये जो फॉरेस्ट है ना ये सॉइल के नीचे दब गए। जैसे ही सॉइल के नीचे दबे तो और ज़्यादा सॉइल इसके ऊपर डिपॉजिट हो गई, जिसकी वजह से ये क्या हो गए? कंप्रेस हो गए। तो उस कंप्रेशन की वजह से वहाँ पर टेम्परेचर भी बढ़ा। ठीक है, एंड टेम्परेचर बढ़ा प्लस वो डीपर और डीपर दबने लग गए, जिसकी वजह से उसके ऊपर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पड़ने की वजह से ये जो डेड प्लांट्स हैं धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए आपके कोल में। अब कोल में ना बेसिकली क्या होता है? मेन कंपोनेंट वो होता है आपका कार्बन। अब ये स्लो प्रोसेस जिसमें डेड वेजिटेशन कोल में बदली, देखो, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड एज कार्बनाइजेशन। इसी को कार्बनाइजेशन हम बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज और सिंस ये आपका वेजिटेशन रिमेन से बना, इसीलिए कोल को हम क्या बोल देते हैं? एक फॉसिल फ्यूल भी हम इसको बोलते हैं। अब दूसरा जो आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है आपका वो है आपका कोक। कोक आपका टफ, पोरस और ब्लैक सब्सटेंस है। ये ऑलमोस्ट पूरी तरह नहीं पर एक प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। और कोक जो होता है ना ये यूज़ होता है आपका स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में और मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में। देन कम्स टू कोलतार। कोलतार एक ब्लैक थिक लिक्विड है आपका जिसकी स्मेल जो है वो बहुत ही अनप्लेजेंट होती है। ये अराउंड अबाउट 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। एंड जो प्रोडक्ट्स जो आपके कोल से ऑब्टेन होते हैं ये यूज़ होते हैं एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्रीज़। कहाँ कहाँ पर ये आपका कोल टार यूज़ होता है? ये आपका इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। किस लिए? जैसे कि कहाँ कहाँ पर? सिंथेटिक डाइज बनाने के लिए, ड्रग्स बनाने के लिए। देन कोल टार एक्सप्लोजिव बनाने के लिए यूज़ होता है, एक्सप्लोजिव मतलब बम वगैरह। देन यू हैव परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स जो पीओपी वगैरह ये सब ऊपर के मटेरियल्स होते हैं, देन एट्सेट्रा। ये सब बनते हैं आपके कोल टार की वजह से। इन आप देखोगे ये जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं ना, जो आप नेफ्थलीन बॉल्स जिससे आप जो आपके रोडेंट्स वगैरह होते हैं, मॉथ होते हैं और इंसेक्ट्स होते हैं उनको भगाने के लिए ये भी आपके कोल टार से बनती है। ये भी आपको याद रखना है। ये जो आप नेफ्थलीन बॉल्स घर में यूज़ करते हो ये भी कोल टार से बनती हैं। तो आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेफ्थलीन बॉल्स किससे बनती हैं, तो दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार।
अब बात करते हैं कोल गैस की। जो कोल गैस है ना, ये आपका कोल की प्रोसेसिंग के थ्रू मिलती है आपकी कोल गैस। एंड टू गेट कोक, सो कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। देन कहाँ पर ये यूज़ होती है? ये एज अ फ्यूल यूज़ होती है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जो कि सिचुएटेड है नियर कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। जो आपका पेट्रोलियम है ये भी एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है। पेट्रोलियम एक नेचुरली अकरिंग डार्क थिक और फ्लेमेबल लिक्विड है जो कि सर्टेन रॉक की लेयर्स में उनके बीनीथ द अर्थ सरफेस मिलता है। पेट्रोलियम नेचुरल अकरिंग जो खुद से ही अकर होता है, डार्क है, थिक है, फ्लेमेबल मतलब जो जल्दी से जिसमें आग लग जाती है। ठीक है, आप हल्की सी भी आपने देखा होगा पेट्रोल के पास तिल्ली भी ले आते हो जली हुई तो एकदम आग पकड़ता है। ठीक है, तो ये एक फ्लेमेबल लिक्विड है जो कि रॉक की लेयर्स में मिलता है बीनीथ द अर्थ सरफेस के नीचे। इसको बेसिकली हम कॉमनली इसको क्या बोलते हैं? हम इसको कॉमनली क्रूड ऑयल बोलते हैं और ये एक मेजर सोर्स है एनर्जी का एंड रॉ मटेरियल का पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। अब ओरिजिन एंड फॉर्मेशन, इसका ओरिजिन कैसे हुआ और पेट्रोलियम फॉर्म कैसे हुआ? देखो, पेट्रोलियम का ना जो ओरिजिन है वो आप बोलोगे कि ये एक फॉसिल फ्यूल है, तो एक फॉसिल ओरिजिन है। ये फॉर्म हुआ कैसे? जब जो मेरीन प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, लाइक जैसे मेरीन प्लांट्स और एनिमल जैसे कि प्लैंकटन, ठीक है, जब ये सेटल हो जाते हैं बॉटम पे ऑफ एंशियंट सीज मिलियन ऑफ ईयर्स एगो। मतलब ये हुआ कैसे कि जब मेरीन प्लांट्स और एनिमल्स आपके मर जाते हैं या कुछ भी उनको हो जाता है तो ये बॉटम ऑफ द सी पे क्या हो जाते हैं? सेटल डाउन हो जाते हैं। वहीं पर ओवर द टाइम ये जो रिमेन्स है ना, ये एज बरीड सेडिमेंट्स के नीचे बरी हो जाते हैं और जब इनके ऊपर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लगता है तो जो उसके अंदर केमिकल चेंज होता है तो ये केमिकली ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स में। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पेट्रोलियम का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है तो इट इज़ हाइड्रोकार्बन। और इसी प्रोसेस को जिसमें आपका ये जो मरीन प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये कन्वर्ट होते हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, देखो, डायजेनेसिस, कैटाजेनेसिस एंड मेटाजेनेसिस। इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर डिटेलिंग समझा रखी होगी वहाँ मैं समझाऊंगी। ठीक है, और इस प्रोसेस को फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, ऐसा एक दो दिन का काम नहीं है या 100-200 साल का काम नहीं है, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं इसको। देन पेट्रोलियम की कॉम्पोजिशन देखो। पेट्रोलियम आपका हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है? जो कंपाउंड आपके हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हों उन्हें बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स में ना, या फिर आप कह सकते हो इस पेट्रोलियम में आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ट्रेस मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पेट्रोलियम में क्या क्या प्रेजेंट होता है तो स्मॉल अमाउंट में, कम अमाउंट में सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ ट्रेस मेटल्स, कुछ मेटल्स भी होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, आपको पता है कि मेन जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट इसका हाइड्रोकार्बन होते हैं, पर जो टाइप कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एल्केन्स, तो ये पैराफिन सुना है ना आपने, पैराफिन। देन इट इज साइक्लो एल्केन्स, नेफ्थलीन्स, देन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन्स के टाइप हैं आपके। फिर आगे चलते हैं, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट कैसे होता है? देखो, जब हम वेल ड्रिल करते हैं ना अपने लैंड में या फिर ऑफ शोर में, तो वहाँ से हमें मिलता है पेट्रोलियम।
अब पेट्रोलियम, अब स्टेप्स क्या हैं देखो, सेस्मिक सर्वेस लोकेट पोटेंशियल ऑयल रिजर्व। जो सर्वेज होते हैं सेस्मिक सर्वे, ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर पोटेंशियल ऑयल रिजर्व है, कहाँ कहाँ पर आपका जो पेट्रोल है या कच्चा तेल है वो कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद आप ड्रिल करते हो, रिग्स बोर डीप होल्स इनटू द अर्थ टू रीच ऑयल रिजर्व। जब एक बार आपने देख लिया कि कहाँ पर कच्चा तेल है, तो उसके बाद आप होल जो है वो डीप होल्स ड्रिल करते हो अर्थ में, या फिर सी के अंदर, जहाँ से आपको क्या मिलता है, पेट्रोल मिलता है। उसके बाद में जब वो कच्चा तेल होता है, आप उसको क्या बोलते हो, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को पंप किया जाता है सरफेस के ऊपर, और उसके बाद वो सरफेस के ऊपर जब आ जाता है उसको ट्रांसपोर्ट कराया जाता है पाइपलाइन टैंकर्स के थ्रू रिफाइनरीज तक। तो अब आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, ये टेबल है, ठीक है। तो एलपीजी जो होती है आपके घर में यूज़ करते हो, उसका बॉइलिंग रेंज, उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो इसका, तो एलपीजी जो होती है आपके घर में यूज़ होती है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये यूज़ कहाँ होती है, कुकिंग एज अ कुकिंग गैस और फ्यूल की तरह एलपीजी यूज़ होती है। ऐसे ही पेट्रोल, जिसको जो गैसोलीन है, इसमें गैसोलीन का बॉइलिंग रेंज होता है आपका 40 से 120 डिग्री सेल्सियस, और ये व्हीकल्स में यूज़ होती है। देन यू हैव कैरोसिन। कैरोसिन का बॉइलिंग रेंज है आपका 120 से 200 डिग्री सेल्सियस, ये जेट फ्यूल और लैंप्स में यूज़ होती है। डीजल का है आपका 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, ये कहाँ पर, ट्रक्स, जनरेटर्स, यहाँ सब यूज़ होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल का 300 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर बॉइलिंग रेंज होता है, और एज अ इंजन ऑयल ये यूज़ होता है। देन वी हैव बिटुमिन। बिटुमिन एक थिक रेसिड्यू है जो कि रोड सर्फेसिंग में यूज़ होता है, ठीक है। अब पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की बात करते हैं। हम सबको पता है कि जो हम पेट्रोल है ना, वो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, और इसे एक प्रोसेस के थ्रू हमें रिफाइन करना होता है, करना पड़ता है, और उस प्रोसेस का नेम होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, आपका जो क्रूड ऑयल होता है ना, वो हीट अप होता है, और जैस इन अ डिस्टिलेशन कॉलम, वो एक डिस्टिलेशन कॉलम में हीट होता है आपका क्रूड ऑयल। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे आपका उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो आपके कंपोनेंट्स हैं, वो मान लो एक कंपोनेंट का रेंज है आपका 300 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही 300 पे पहुंचा तो हमने उसको सेपरेट कर लिया, किसी का 50 डिग्री है तो 50 डिग्री वाले को सेपरेट कर लिया। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स हम सेपरेट करते हैं बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। ऐसे करके हम अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स तक रीच करते हैं और अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देते हैं आपके पेट्रोल में। पेट्रोलियम के यूजेस क्या क्या हैं, देखो ये एक एसेंशियल रॉ मटेरियल है आपका, कहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के लिए। ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल में कैसे, जैसे पेट्रोल से ही आपका, जैसे पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल। डोमेस्टिक फ्यूल में काम आता है एज अ एलपीजी और केरोसिन। ये देखो क्या क्या मिलता है आपको क्रूड ऑयल से। फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, इंडस्ट्रियल फ्यूल्स में, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होता है आपका ये प्लास्टिक्स, फर्टिलाइज़र, सिंथेटिक फाइबर्स जो कि नायलॉन और पॉलिस्टर है, डिटर्जेंट्स, पेंट्स एंड वार्निशेस, ये सब बनाने में भी आपका क्या यूज़ होता है, पेट्रोल। देन लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीसेस, एसफाल्ट एंड टार जो रोड पे यूज़ होता है, वो सब बनाने के लिए भी आपका पेट्रोल यूज़ होता है। पेट्रोलियम यू कैन से, ठीक है, एसेंशियल रॉ मटेरियल पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम के रिजर्व्स देखो कहाँ कहाँ पर हैं। तो पेट्रोलियम रिजर्व्स आपका सऊदी अरेबिया,
यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, ईरान, इराक, यूएई और वेनेजुएला, ये सारे यहाँ पर आपके पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। इंडिया में आपके मेजर ऑयल फील्ड्स कहाँ कहाँ हैं? तो इंडिया में आपके ऑयल फील्ड्स आपको याद रखने हैं, मुंबई हाई, अंकलेश्वर गुजरात में, दिग्बोई असम, कृष्णा गोदावरी बेसिन। की कंपोनेंट्स क्या हैं आपके, जैसे कि कौन कौन सी की कंपनीज हैं आपकी जो पेट्रोलियम के उसमें चलती हैं? वो हैं आपकी ओएनजीसी, आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल। ठीक है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है आपके पेट्रोलियम का? सबसे पहला जो है वो है कि ये एयर पॉल्यूशन कॉज करता है। जैसे ही आप इसको बर्न करते हो पेट्रोलियम को, तो CO2, SO2, NO2 ये सब आपके रिलीज होते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन को कॉज करते हैं। फिर कभी कभार जब आप शिप में पेट्रोल ले जा रहे होते हो, तो जो पेट्रोल है वो नीचे गिर जाता है आपके सी में, तो जिसकी वजह से आपकी मरीन लाइफ जो होती है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। देन वाटर कंटेमिनेशन, जो ये रिफाइनरीज वगैरह है ना, रन ऑफ फ्रॉम रिफाइनरीज एंड स्पिल्स, वही सेम चीज़ है कि कंटेमिनेट हो जाता है, वाटर पॉल्यूट हो जाता है। दूसरा चौथा पॉइंट है आपका नॉन रिन्यूएबल। आपका जो पेट्रोलियम है ना वो फाइनाइट है, मतलब लिमिटेड है, और ज़्यादा अगर हम इसको यूज़ करेंगे ना तो ये डिप्लीट हो जाएगा हमारे कमिंग डिकेड्स में, कमिंग ईयर्स में। तो ये भी एक नुकसान ही है हमारे इन्वायरमेंट को। ठीक है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, देखो कंसर्न्स, जैसे इंडिया में प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होती है, असम, गुजरात, मुंबई हाई, ये सब मैंने आगे करा दिया। एक्सट्रैक्शन कैसे होती है पेट्रोलियम की, ड्रिलिंग ऑन लैंड एंड ऑफशोर, सोर्स क्या है, डेड मरीन ऑर्गेनिजम्स मिलियन ईयर ओल्ड। ठीक है। मेन एलिमेंट्स क्या है इसके, हाइड्रोकार्बन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। नेचर कैसा है आपके पेट्रोल का, ये एक फॉसिल फ्यूल है और फ्लेमेबल लिक्विड है, आग पकड़ लेता है। देन प्रोसेसिंग कैसे होती है इसकी, ये रिफाइनिंग के थ्रू होती है, क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। यूजेस क्या है पेट्रोल के, एज अ फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिक्स, फर्टिलाइजर्स, ये इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। कंट्रीज़ जहाँ पर ये प्रोड्यूस होता है, सऊदी अरेबिया, USA, रशिया, ईरान, वेनेजुएला, ये सब आपको याद रखने हैं। देन कम्स टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एक कलरलेस, जिसमें कलर नहीं होता, कोई भी स्मेल नहीं होती, और बहुत ज़्यादा हाईली फ्लेमेबल गैशियस फॉसिल फ्यूल है। फ्लेमेबल मतलब जो आग पकड़ लेता है बहुत ही जल्दी। ये जो इसका मेन कंपोनेंट है ना, या फिर मेनली ये जो कंपोज होता है वो क्या है, उस मीथेन। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ये आपका ना बहुत ही ज़्यादा अंडरग्राउंड डीप उसमें मिलता है आपको, ऑफन पेट्रोलियम और कोल के साथ। ठीक है। जहाँ पेट्रोल और कोल है वहीं पर आपको डीप डाउन आपको जो नेचुरल गैस भी साथ साथ ही मिल जाती है। नेचुरल गैस ना एक क्लीनर बर्निंग फ्यूल है एज कम्पेयर टू कोल एंड ऑयल, मतलब जब ये बर्न करती है तो ज़्यादा ये क्या धुआं प्रोड्यूस नहीं करती, इसलिए हम इसको क्लीनर बर्निंग फ्यूल बोलते हैं एज कम्पेयर टू कोल एंड ऑयल। और ये वाइडली डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर्स में यूज़ होता है। ओरिजिन और फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस आपकी बनती कैसे है, ये फॉर्म होती है आपकी रिमेन्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक मरीन एनिमल्स, जो ओशियन में रहते थे मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। अब ये जब ओशियंस में रहते थे मरीन एनिमल्स, उसके बाद ये बरी हो गए लेयर्स और सेडिमेंट के अंदर, हीट और प्रेशर की वजह से मिलियन ऑफ ईयर्स तक ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई, और इन्होंने जो है ये ट्रांसफॉर्म हो गए हाइड्रोकार्बन्स में। जो लाइटर हाइड्रोकार्बन्स थे ना, जो मीथेन वगैरह, स्पेशली मीथेन, उस उन्होंने तो बना दी नेचुरल गैस। ठीक है। और जो और थोड़े से हैवियर थे हाइड्रोकार्बन्स, उन्होंने क्या बनाया आपका पेट्रोलियम। ठीक है। नेचुरल गैस जो होती है ना आपकी, ये कहाँ पर मिलती है, मान लो आप
यहाँ पर अगर आपका पेट्रोल मिल रहा है ना, तो इसके ऊपर आपको नेचुरल गैस मिल जाती है, ठीक है, अबव दी ऑयल रिजर्व्स। ऑयल रिजर्व्स के ऊपर ही आपकी नेचुरल गैस आपको मिलती है, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं कि एसोसिएटेड गैस भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। गैस फील्ड्स में भी ये मिलती है, अलग से भी मिलती है, तो इसको नॉन एसोसिएटेड गैस भी बोलते हैं। और कोल बेड्स में भी मिलती है, जहाँ पर आपके कोल होता है ना फॉर्म, उसके वहीं पर ही आपको जो है मीथेन नेचुरल गैस भी मिल जाती है एज अ कोल बेड मीथेन, ठीक है। नेचुरल गैस का कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है, तो ये देखो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो नेचुरल गैस है आपकी, ये कंपोज होती है मीथेन से। मीथेन सबसे ज़्यादा होता है, 70 to 90% नेचुरल गैस में मीथेन होता है। ये मेन फ्यूल कंपोनेंट है आपका। अब आप सिर्फ नेचुरल गैस में मीथेन नहीं, इसमें देखो 4 चीज़ें होती हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। और कुछ इम्प्योरिटी जब आप नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करते हो ना, तो इसमें ये पांचों चीज़ें मिलती हैं, पर सबसे ज़्यादा मीथेन मिलती है, 70 to 90%। फिर आपका होता है इथेन, 0 to 20% जो पेट्रोकेमिकल्स में यूज़ होता है। प्रोपेन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आपको मिलता है, जो एलपीजी में यूज़ होता है। देन यू हैव ब्यूटेन, बहुत ही स्मॉल परसेंटेज में ये मिलता है, एलपीजी में ये यूज़ होता है। और इम्प्योरिटीज़ जो कि 5% से कम होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, देन यू हैव नाइट्रोजन, वाटर वेपर, ये सब भी आपकी इम्प्योरिटीज़ कहाँ मिलती हैं आपको, नेचुरल गैस में, ठीक है। फिर आपको दूसरी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट क्या देखनी है कि आपको केमिकल फॉर्मूला लर्न करना है। जैसे इथेन का है C2H6, प्रोपेन का है C3H8, ब्यूटेन का है C4H10, ठीक है। अब एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग, नेचुरल गैस कैसे एक्सट्रैक्ट होती है आपकी, जब आप जो वेल्स को ड्रिल करते हो, ठीक है, फ्रॉम अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स। अब ये एक कन्वेंशनल गैस है, ठीक है, जो कि क्रूड ऑयल के साथ ही प्रेजेंट होती है, नीचे क्रूड ऑयल और ऊपर गैस मिलती है आपको। ये एक अनकन्वेंशनल गैस है जो कि शेल रॉक्स से मिलती है आपको, जिसको शेल गैस कहते हैं। कोल बेड्स में मिलती है, तो इसे कोल बेड मीथेन बोल दिया जाता है। और टाइट सैंड फॉर्मेशन से भी ये मिलती है। प्रोसेसिंग कैसे होती है कि जो आपकी नेचुरल गैस है उसको यूज़ करने से पहले ना, इसकी क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। कैसे, ये ऑयल से सेपरेट की जाती है। अब हमारे यहाँ पर क्या है, जब हम क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो साथ साथ मीथेन भी जो नेचुरल गैस है वो भी उसके ऊपर होती है, तो सेपरेट करा जाता है, इसको ऑयल से प्योरीफाई किया जाता है, ताकि जो वाटर वेपर, हाइड्रोजन सल्फाइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो हट जाए इससे। उसके बाद में जो ये कंप्रेस्ड, या फिर हम एलएनजी इसको बोलते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, वो तैयार हो जाती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए और स्टोरेज के लिए। 4 तरीके की, या फिर मैं कहूँ कि टाइप्स ऑफ नेचुरल गैसेस कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली होती है आपके एसोसिएटेड गैस, जो कि क्रूड ऑयल के साथ मिलती है। फिर होती है आपकी नॉन एसोसिएटेड गैस, जो आपकी सिर्फ गैसी रिजर्वॉयर्स होते हैं, ये अकेली मिलती है। एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये नेचुरल गैस बनती है जब आप इसको नेचुरल गैस को ठंडा कर देते हैं और ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। फिर आती है आपकी सीएनजी। देन सीएनजी कैसे होती है, आपकी नेचुरल गैस को आप हाई प्रेशर के अंडर कंप्रेस करते हो, ताकि ये व्हीकल्स वगैरह में आप डाल सको। फिर आती है कोल बेड मीथेन, CBM, ये आपकी कोल सीम से आपकी एक्सट्रैक्ट होती है। देन यू हैव शेल गैस, ये आपकी एक्सट्रैक्ट होती है शेल रॉक से। कैसे, बाय हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, ठीक है। देन कहाँ कहाँ पर आपकी नेचुरल गैस यूज़ होती है, सबसे पहले तो कुकिंग में, पीएनजी के तरह पाइपलाइन नेचुरल गैस। देन इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है इसका, ये बॉयलर्स में एज अ फ्यूल यूज़ होती है।
रॉ मटेरियल फर्टिलाइज़र्स वगैरह में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, यूरिया वगैरह में, प्लास्टिक, पेंट्स और केमिकल्स में। इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन इन गैस बेस्ड पावर प्लांट्स। फिर ट्रांसपोर्टेशन में सीएनजी जो होती है वो व्हीकल्स में यूज़ होती है, बेसिकली इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है पेट्रोल और डीजल का। देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये आपकी जो है CCGT दैट इज़ कंबाइंड साइकिल ग्लास टर्बाइंस में यूज़ होती है फॉर हाई एफिशिएंसी एंड एमिशन, लोअर एमिशंस के लिए, ठीक है। देन ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका कि जो नेचुरल गैस है इसको एक क्लीनर फ्यूल हम बोलते हैं, इसमें ऐश नहीं होता, राख नहीं बनती है। देन इसमें लोअर GHGs है, मीथेन लीकेज नहीं होती है। देन एक्सप्लोजिवनेस, तो ये देखो पहली चीज़ क्लीनर फ्यूल है। ये क्लीनर फ्यूल हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इसमें कम होती है एज़ कम्पेयर टू कोल एंड ऑयल। इसमें ऐश नहीं बनता, जैसे कोल है ना आपकी, ठीक है, कोल होता है तो उसमें आपका ऐश बन जाता है, राख बन जाती है ना, कभी भी कोयला जला के देखना राख बनती है। पर इसमें अगर आपसे बोला जाए कि कुछ भी नहीं बनता, ठीक है, राख भी उसके उस राख को आप क्या बोलते हो, जब कोल बर्न होता है तो उसको आप बोलते हो फ्लाई ऐश या फिर आप उसको बोलते हो सूट, ठीक है। लोअर GHGs है तो मीथेन ना आपकी 50% से कम ही कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती है, ठीक है, और कोल ज़्यादा एमिट करता है CO2। देन मीथेन लीकेज, मीथेन ना एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, सो लीकेज हार्मफुल हो सकती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है ये। देन एक्सप्लोसिवनेस, ये हाईली फ्लेमेबल है, मीथेन जो है बहुत ज़्यादा हाईली फ्लेमेबल है, मतलब आग लगने का बहुत ज़्यादा इसमें वो रहता है खतरा, और एक केयरफुल हैंडलिंग ये रिक्वायर करती है। तो गैस रिजर्व्स इंडिया में हमारे यहाँ कहाँ कहाँ पर हैं, सबसे पहला है आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन जो कि आंध्र प्रदेश में है। देन मुंबई ऑफशोर, बॉम्बे हाई, तीसरा है आपका कैम्बे बेसिन गुजरात में, चौथा है आपका त्रिपुरा, असम एंड राजस्थान। फिर जो की प्लेयर्स हैं आपके कौन कौन से हैं, वो हैं आपके ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्री, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, IOCL एंड BPCL, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होती है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है आपकी ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD प्रोजेक्ट्स के थ्रू ये सप्लाई करते हैं आपके CNG और PNG बहुत सारी इंडियन सिटीज़ में। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होती है नेचुरल गैस की, नेचुरल गैस आपको पता है क्लीनर फ्यूल एज़ कम्पेयर टू कोल एंड ऑयल, ये ज़्यादा एफिशिएंट है एनर्जी जनरेशन के लिए, ये मल्टीपल सेक्टर्स में यूज़ हो सकती है, ट्रांसपोर्ट, डोमेस्टिक इंडस्ट्री में, रिलायबल है और ये कंसिस्टेंट एनर्जी सप्लाई है। डिसएडवांटेज क्या है इसका कि ये नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल है। देन अगर मीथेन लीक हो जाए तो ब्लास्ट हो सकता है, बहुत जगह आग लग सकती है, और ये क्लाइमेट के लिए क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है तो इसकी वजह से ये डेंजरस है आपके क्लाइमेट के लिए। देन जो आपका PNG वगैरह जो आपकी पाइपलाइनिंग वगैरह डलती है ना, और CNG स्टेशंस वगैरह, ये CNG वगैरह लगती है किट, ये जो होते हैं थोड़े से कॉस्टली होते हैं, ठीक है, इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पाइपलाइन वगैरह है ना ये कॉस्टली रहता है, और सप्लाई आपकी ना जियोपॉलिटिकल रिलेशंस पे डिपेंड करती है। ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है कि मतलब हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है ना ये दूसरी कंट्रीज से, तो हमें जो हमारे जियो पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स कैसे हैं उसके ऊपर ये सप्लाई डिपेंड करती है। देखो अब जो मेन कंपोनेंट है आपका नेचुरल गैस का वो है मीथेन दैट इज CH4। रूम टेम्परेचर में ये गैशियस फॉर्म में रहती है। देन सोर्स क्या है इसका, मरीन रिमेन्स अंडर प्रेशर एंड हीट, ये आपके पेट्रोलियम और कोल के साथ एग्जिस्ट करती है। एक्सट्रैक्शन है इसकी ड्रिलिंग से, फ्रैक्चरिंग से और कॉयल सीन से।
देन की फॉर्म्स है इसकी CNG, LNG, CBM, शेल गैस। यूजेस क्या है इसके, कुकिंग, व्हीकल्स, पावर प्लांट्स और इंडस्ट्री में यूज़ होती है। ये कोल, पेट्रोलियम और डीजल से ज़्यादा क्लीन है, ठीक है। देन आपने ये याद रखना है इंडियन रिजर्व्स कहाँ है, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन, मुंबई हाई और असम। So this is all in this. So I hope you would like it and take screenshot and make notes. Take care.